कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और मैं आपको आज हिंदी व्याकरण का वर्णमाला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बचपन में आपने अनार वाला, आम वाला, स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक वर्ण, संयुक्त अक्षर, इनके बारे में आपको जानकारी होगी ही। पर आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, या जो भी बच्चों बच्चों के जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं, अगर हिंदी व्याकरण में कहीं से कोई भी प्रश्न आता है तो वो प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, बिलीव मी। तो चलो बच्चों, अपन शुरू करते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑब्वियसली हम वर्णों का जो समूह होता है, जो अनार वाले से लेकर ज्ञानी तक जो वर्णमाला होती है, जो वर्णों का समूह होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो हम जैसे कि कुल मिलाकर हम कभी कभी वर्णों की संख्या 44 देखते हैं कि टोटल वर्णों की संख्या 44 होती है। पर अगर कहीं आपके पास प्रश्न आ जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की कुल संख्या 48 होती है ना। और इसमें से 11 तो स्वर होते हैं जो अ से अह तक होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं जो कि क से ज्ञानी तक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं कहीं पर 44 वर्णमाला की संख्या होती है, लेकिन उसमें से 2 उक्षिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह होते हैं। तो 4 ये व्यंजन हो जाते हैं, तो 44 में 4 और जोड़ते हैं तो 48 टोटल वर्णमाला की संख्या मानी जाती है। अगर ऑप्शन में 44 है, 48 नहीं है, तो 44 पर ही आपको टिक करना है। अदरवाइज कुल टोटल वर्णों की संख्या 48 ही मानी जाएगी, जिसमें से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवा व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं स्वर। जैसे कि आपको सभी बच्चों को अच्छे से पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि स्वर वाउल्स किसे कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हस्व स्वर। हस्व का मतलब होता है छोटा। हस्व, हंसते कैसे अपन? हल्की सी स्माइल करते हैं, हस्व। तो हमेशा अपन कैसे हंसेंगे? छोटी सी स्माइल देंगे। तो हस्व स्वर वो लघु स्वर होता है, छोटा स्वर होता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब नाम से पता चल रहा है, दीर्घ स्वर मतलब बहुत बड़ा वाला स्वर। और प्लुत स्वर, है ना। तो इस स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब हस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? हस्व स्वर को अपन लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हस्व का मतलब होता है छोटा, जिस जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है, उसको हस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अब इसकी ट्रिक बताऊं मैं दोस्तों आपको। अयूरी, क्या है इसकी ट्रिक? अयूरी। अयूरी मतलब अ से अनार वाला हस्व स्वर के अंतर्गत आता है। ई इमली वाला, उ उल्लू वाला और री ऋषि वाला। ये सभी 4 जो स्वर होते हैं, यह हस्व स्वर या लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। अयूरी। कोई पूछे कि हस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ ई उरी, अयूरी। ओके, अब आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे लघु का मतलब या हस्व का मतलब जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको हस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। उसी प्रकार जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कितनी संख्या होती है दीर्घ स्वर की? 7। जिसे हमने पढ़ा हस्व स्वर या लघु स्वर की संख्या हमने 4 पढ़ी, अयूरी। तो उसी प्रकार दीर्घ स्वर की संख्या हमेशा 7 होती है। दीर्घ, कितना दीर्घ है? 7 दीर्घ है। कितना दीर्घ है? 7 दीर्घ है। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि दीर्घ, अब आ है, आ में आ की मात्रा लगी तो वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गया। ई है, बड़ी ई की मात्रा लगी, ई ईक वाला दीर्घ स्वर। ऊ ऊन वाला, जो बड़े बड़े मात्रा वाले शब्द है, स्वर है ना, वो सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ए और ओ, ए और ओ ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आ ई उ, ए ओ औ
तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ आम वाला, ई ईंख वाला, ऊ ऊन वाला, ए एड़ी वाला, ए ऐनक वाला, ओ ओखली वाला, ओ औरत वाला। ये 7 प्रकार के जो शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 मानी जाती है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? ये तीसरे नंबर का स्वर होता है। दीर्घ स्वर जहां पर आए, जैसे ओम, ये कभी कभार या फिर हमेशा सदैव मान लिया जाए हम किसी को पुकार रहे हैं, तो जो बीच में एस एस जैसा जो निशान आता है ना, एस जैसा निशान, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे ओम, नमो, इस टाइप का एस टाइप का निशान आ जाए तो किसी को पुकारते समय ये शब्द ये यूज में होता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब आता है, आगे हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होता है? जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह स्वर, ये 2 प्रकार के होते हैं। अयोग जैसे अ से स्टार्ट है, इसकी ट्रिक कैसी है? अयोगवाह अ से स्टार्ट होते हैं और और 2 होते हैं, वो भी अ से ही स्टार्ट होते हैं। इसकी ट्रिक बस ये याद रखना कि अयोगवाह क्या होते हैं, कि अयोगवाह 2 होते हैं। अयोग कितने होते हैं? 2 होते हैं और ये अ से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अंग, अंग, अंगूर वाला, और मतलब जो विसर्ग होता है, है ना, पढ़ते हैं ना अपन, तो ये दोनों ही अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब इस अंग, जो अंग होता है अंगूर वाला, इसको हम कभी कभी अनुस्वार भी कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाए कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अंग, अंगूर वाला जो अंग रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और जो होता है उसको हम कभी कभी विसर्ग भी कहते हैं। तो अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, अंग और ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? आप सभी को पता है, बहुत इजी है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हम स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऑब्वियसली हम जिन वर्णों को हम बोल रहे हैं पर हम स्वर की सहायता से बोल रहे हैं, हर वर्ण के पीछे, हर व्यंजन के पीछे एक स्वर होता है ना। तो जब हम स्वर की सहायता से किसी वर्ण को बोलते हैं तो व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों बताओ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम 3 तरह के व्यंजन बनाकर खाने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो स्पर्श व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, व्यंजन। तो हम आज पढ़ते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं, है ना। जो क कबूतर वाले से लेकर म मछली वाले तक होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ ण, ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ, कंठ से इसको बोलते हैं, तो इसको कंठस्थ वर्ण भी हम बोल सकते हैं। क ख ग घ ण कंठस्थ या कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है। इसमें हल वाला जो रहता है वो भी कंठ से ही बोला जाता है, उसको भी कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत वो भी आएगा, हल वाला। तो एक तो क वर्ग और इसको कंठस्थ व्यंजन हम बोलते हैं, जिसको कंठ से बोलते हैं, क वर्ग को। ठीक है। इसके बाद आता है च वर्ग, च छ ज झ य। तो जो च वर्ग होता है उसे हम तालव्य व्यंजन भी बोलते हैं, जिसे कि तालु से बोला जाता है। च वर्ग के अलावा जो श शलगम वाला होता है वह भी तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब पढ़ते हैं हम ट वर्ग, जो कि होता है ट ठ ड ढ ण। जो ट वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, जिसे हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा ट वर्ग के अलावा श षटकोण वाला जो रहता है वह भी ट वर्ग के अंतर्गत आता है। या जो ऐसा बोलें कि श षटकोण वाला भी का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी मूर्धन्य होता है ट वर्ग के अलावा। इसके बाद आता है त वर्ग, त तरबूज वाला, त और द, त पढ़ते हैं ना अपन, त द, जैसे बोल के देखो आप, त हम बोल रहे तो हमारी जो टंग है, जिबान है, दांतों के नीचे आ रही है, तो त वर्ग होगा त थ द ध न, ये दंत, दंत व्यंजन, दंत, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत होगा। इसके बाद त वर्ग के अलावा जो स सपेरे वाला आता है,
देखो बोल के देखो तो भी दंत से हम बोल रहे हैं ना उसको। तो एक तो त वर्ग के अलावा जो सपेरे वाला आता है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। ट वर्ग के अलावा जो षटकोण वाला आता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य या मूर्धा होता है। और च वर्ग के अलावा जो शलगम वाला आता है उसका उच्चारण स्थान तालव्य तालु होता है। और क वर्ग के अलावा जो हल वाला भी आता है उसका उच्चारण स्थान भी कंठस्थ या कंठ वर्ण भी, उसको कंठ व्यंजन भी हम उसको बोलते हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार मैं आपको वापस समझा देती हूँ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से बोला जाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से बोला जाता है, इसे तालव्य बोलते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं। इसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत भी बोलते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जैसे कि प, आप बोल के देखो, प वर्ग प फ ब भ म। तो जब भी हम प बोल रहे हैं तो हमारे जो दोनों लिप्स हैं, दोनों होंठ हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं ना, तो उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, ये लास्ट में जो दे रखा है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग का जो लास्ट वाला, जैसे अणा या अणा न म, ये जो दे रखा है पूरा, ये इसको पंचमाक्षर हम बोलते हैं। जो लास्ट जो किसी भी चार जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के जो लास्ट के जो अणा या न म ये दे रखा है, इनको हम अनुनासिक या पंचमाक्षर बोलते हैं। क्योंकि 5वें नंबर पर रहते हैं इसलिए तो इनको हम पंचमाक्षर बोलते हैं, और हम इनको अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। ये 5 होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ण, य, ण, न और म, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये 5 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? देखो, अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व। कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखो बच्चों, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी, इसमें आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा। मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं आपको याद करवा दूंगी। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व कितनी होती है? 4 होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन। जैसे कि नाम से पता चलता, ऊष्म मतलब गर्म व्यंजन है ना, जिनको बोलने में ऊष्मा की निष्कासन होता है, उसे ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जैसे कि य, र, ल, व। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जो होते हैं श, श, स, ह। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ड ढक्कन वाला और ड अणा, ड डमरू वाला, है ना। एक तो उत्क्षिप्त व्यंजन ढ ढक्कन वाला होता है, एक ण बोलते हैं हम, र जो डमरू वाला भी हम पढ़ लेते हैं कभी कभी। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी हम कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है कि अल्प प्राण जिसमें हमारे श्वास में कम श्वास लेने में ही काम हो जाए, जहाँ पे कम श्वास लेने पे ही काम हो जाए, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण जहाँ पर हमें ज़्यादा श्वास लें या फिर ज़्यादा हमें श्वास का जहाँ पर ज़्यादा उपयोग हो, हमारी श्वास का ज़्यादा हम तो ज़्यादा वहाँ पर उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। तो हम अल्प प्राण और महाप्राण कैसे पढ़ेंगे? तो सिर्फ दोनों में से आप सिर्फ एक को याद कर लो, ठीक है ना। अगर आप एक को याद कर लोगे तो आपको दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। तो अल्प देखो, आगे का देखो अल्प। अब हम आगे का अल्प पढ़ेंगे। अगर आपको अल्प प्राण की ट्रिक चाहिए तो बस इतना सा याद रख लेना, आगे का जो अल्प है ना, ALP अल्प, ये 3 है, आगे का 3 है ना। तो वैसे ही एक क कबूतर वाला, ग गमले वाला और अणा, ठीक है ना। 1, 3 और 5, ये मैंने सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है 4, तो आप इसको 4 को हटाकर 5 कर लीजिएगा, है ना। तो 1, 3, 5
अल्प 3 शब्दों का है, अल्प 3 शब्दों का है। अल्प तो एक मतलब क, ग और ण, किसी भी वर्ग का 1, 3, 5, किसी भी वर्ग का 1, 3, 5 हमेशा अल्प प्राण होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वर्ग का 1, 3, 5 जो वर्ण होता है या जो व्यंजन होता है वो हमेशा अल्प प्राण होता है। बाकी बचे कौन? दूसरा और चार। वैसे टोटल हर वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण 5 व्यंजन ही पाए जाते हैं। तो जब 1, 3, 5 अल्प प्राण के अंतर्गत आ गया तो दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। जिसे हम महाप्राण का मतलब ज़्यादा सांस हम जहाँ पे ले रहे हों, ज़्यादा हमें कष्ट हो की अनुभूति, जैसे खरगोश वाला बोला ना, तो सांस की ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ी है। घर वाला पढ़ा है ना, घर वाला। तो जहाँ पे दूसरा और चौथा, हमेशा किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वह महाप्राण के अंतर्गत आएगा, और पहला, तीसरा और पांचवा हमेशा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। ये 1, 3 जो 4 लिखा हुआ है मैंने, ये आप यहाँ 4 की जगह 5 कर लीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, जल्दी में मुझसे थोड़ा सा गलत लिखवाई में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे पहले हम पढ़ेंगे षट्री वाला, षट्री वाला मिल क और षटकोण वाला, इनसे मिला हुआ आता है। अगर हम क के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा। हमेशा क के नीचे हम हलंत लगाएंगे, उसी को हम आधा क और पूरे श से मिलकर षट्री वाला बनता है। उसके बाद आता है त्र, त्रिशूल वाला, नाम से पता पड़ा है त्र, ध्यान से पढ़ो, त्र 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 त्र। तो त तरबूज वाला, उसमें नीचे हलंत लगेगा, प्लस र रस्सी वाला, तो त प्लस र से मिलकर बना होता है। गिय गिय, अब गिय गिय तो ये, ठीक है ना, गिय और जय। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है ना। तो बच्चों, इसकी मैं इतनी अच्छी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कभी भी इसका आंसर कभी भी नहीं भूलेंगे। कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि अघोष और सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आप इजीली इसका आंसर बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। तो कोई पूछे कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। अब अघोष, अ से अनार वाला जो कि सबसे पहले आता है ना। तो अ से अनार वाला सबसे पहले आता है, तो 1 और 2, अ से अनार सबसे पहले आता है नंबर 1 पे। तो 1 और 2, जो 1 और 2 पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो हमेशा अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसमें? जो ये 5 वर्ण हैं, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के अंतर्गत जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है, जैसे क ख ले लो, च छ ले लो, ट ठ ले लो, त थ ले लो, प फ ले लो, ये जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है ये सदैव अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो बाकी क्या बचा? 3, 4, 5। बाकी क्या बचा? 3, 4, 5। ये जो 3, 4, 5 है, कोई से भी वर्ग का 3, 4, 5, ग घ ण, ज झ य, ड ढ ण, द ध न और ब भ म, ये जो 3, 4, 5 वाला व्यंजन है वो हमेशा सघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर घोष घोष आ जाए, कभी आपको घोष घोष याद आ जाए कि अघोष सघोष क्या होते हैं, भाई क्या करें हम, तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि अघोष, अ सबसे नंबर 1 पे आता है, अनार वाला सबसे पहले आता है ना वर्णमाला में। तो 1 2 इस टाइप से याद रखना, 1 2 अघोष माने 1 2, है ना। तो 1 2 का मतलब जो आगे आगे किसी भी वर्ग के पहले दूसरे नंबर पे आए हैं वो सभी अघोष व्यंजन होते हैं। जो बाकी बचे हुए होते हैं वो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन। तो आजकल ये जो बहुत ट्रेनिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। जो ल लट्ठू वाला जो होता है, जिसे हम लिखते हैं लकार के लू रूप में, वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? जो र रस्सी वाला होता है, जिसे वर्णमाला के अंदर र रस्सी वाला हम लिखते हैं, जैसे राम हमने लिखा, तो ये लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अगर कुछ समझ में ना आता है तो अनलाइक का बटन भी नीचे दिया हुआ है, आप अनलाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बस मेरी थोड़ी सी मेहनत अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें कि मेरी गलती कहाँ है, मुझे कुछ मिस्टेक हो तो वो भी बताएं, अगर कुछ सही लग रहा है तो भी बताएं। बस यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम।